Namaste सभी को. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel we discuss books. Today we have Ogheart by Nilotpal Mrinal. बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये चर्चा मुझे लगता है काफी गहरी होने वाली है। बिल्कुल. मतलब जरा कल्पना करने की कोशिश करते हैं. एक ऐसी अदृश्य लेकिन सदियों पुरानी दीवार की जो ये तय करती है कि किसी इंसान की पहचान आखिर क्या होगी. हाँ, वो कहाँ बैठेगा, किससे क्या बात करेगा। वही तो. और यहाँ तक कि उसे क्या सपने देखने की इजाजत है, ये भी वो दीवार ही तय करती है. तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी ही व्यवस्था और उस व्यवस्था को बिल्कुल खामोशी से ढाने वाले एक अकेले इंसान की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं. और ये कहानी आधुनिक भारत की उन सामाजिक और जो राजनीतिक सच्चाइयां हैं उनको पूरी तरह से नंगा कर देती है। वो सच्चाइयां जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की चमकदार चर्चाओं में बस एक किनारे धकेल दिया जाता है। सही कहा. और ये जो औघड़ नाम है, मुझे लगता है शुरुआत यहीं से करनी चाहिए. मतलब आमतौर पर औघड़ शब्द सुनते ही ना दिमाग में किसी शमशान में बैठे एक साधु की छवि उभरती है. बिल्कुल, लेकिन इस कहानी के संदर्भ में ना औघड़ कोई वेशभूषा नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है। अच्छा, एक मानसिक अवस्था. हाँ, ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो समाज के तय नियमों, उसकी जो बनाई हुई घुटन भरी सीमाएं हैं, उनसे पूरी तरह से अलग हो चुका है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने मूल रूप में जंगली है, निडर है, जो किसी सांचे में फिट नहीं होना चाहता. एकदम सही। वो आध्यात्मिक रूप से इतना आजाद है कि वो किसी भी सामाजिक सांचे या कहें कि फ्रेमवर्क में ढलने से साफ इनकार कर देता है. दुनिया उसे पागल समझे, विद्रोही समझे, उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो आज के इस विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही खोजना है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति के इस औघड़पन की जो यात्रा है, उसकी अपनी पहचान की तलाश, वो आखिरकार पूरे समाज और सत्ता के पाखंड का एक विशाल आईना कैसे बन जाती है. बिल्कुल, क्योंकि जब कोई एक इंसान सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है ना, तो वो सिर्फ अपनी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ता. हाँ, वो उस पूरी व्यवस्था की चूल्हे हिला देता है. वो व्यवस्था जो इंसानों को एक तयशुदा सांचे में बस कैद रखना चाहती है. और इस व्यवस्था पर जो ये सीधा प्रहार है, इसकी धार को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसके रचयिता की पृष्ठभूमि को देखना होगा. नीलोत्पल मृणाल. हाँ. Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. वो तो 21वीं सदी की नई पीढ़ी के बहुत ही लोकप्रिय लेखक हैं. बिल्कुल, उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. लेकिन उनकी असली ताकत किसी बंद वातानुकूलित कमरे में बैठकर या कहें कि एसी रूम में बैठकर कल्पना के घोड़े दौड़ाने में नहीं है. तो फिर उनकी ताकत कहाँ से आती है? वो एक लोक गायक है, कवि हैं, और सबसे अहम बात, वे जमीनी स्तर पर सामाजिक मुद्दों के लिए सड़कों पर लड़ने वाले व्यक्ति हैं. अरे वाह. मतलब जब कोई लेखक मिट्टी से इस कदर सना होता है ना, तो उसकी कलम से स्याही नहीं बल्कि जमीन का पसीना गिरता है. क्या बात है, बहुत गहरी बात कही. और उनके पहले और बेहद चर्चित उपन्यास डार्क हॉर्स के बाद ये जो औघड़ है, ये ग्रामीण भारत की जटिलताओं पर एक बहुत ही सीधा, तीखा और बेबाक वार है. और यही वार ना इस किताब के मुख्य नायक बिरंची उसके सफर में साफ दिखाई देता है. उसका जीवन लगातार एक विद्रोह, मर्दानगी की थोपी गई पुरानी परिभाषाओं और अस्तित्व के गहरे संकट के बीच झूलता रहता है. हाँ, और ग्रामीण राजनीति का पाखंड तो है ही. बिल्कुल. लेकिन यहाँ ना मेरे जहन में एक सवाल आता है. जब भी विद्रोह या बगावत का जिक्र होता है तो अक्सर दिमाग में तुरंत 70 के दशक वाले सिनेमा के उस एंग्री यंग मैन की तस्वीर छप जाती है. वो जो चीखता है, गुंडे पीटता है. हाँ, वही, जो एक तेज धमाके के साथ सब कुछ बदल देता है. तो अगर हम बिरंची के विद्रोह को देखें तो क्या ये उसी सिनेमाई धमाके की तरह है जो रातों रात पूरी व्यवस्था उड़ा दे, या फिर ये उस दीमक की तरह है जो बिना कोई शोर मचाए अंदर ही अंदर व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव को खोखला कर देता है? ये जो आपने तुलना की है ना, ये बहुत ही सटीक है. और ये कहानी स्पष्ट रूप से उस दीमक वाले विद्रोह की ही बात करती है. अच्छा, तो मतलब कोई इंस्टेंट क्रांति नहीं होती यहाँ? बिल्कुल नहीं.
इस कहानी में कोई सिनेमाई फास्ट फूड या इंस्टेंट एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई नायक आकर 4 भारी भरकम डायलॉग बोले और रातों रात गांव में क्रांति हो जाए। हाँ, असल जिंदगी में ऐसा होता भी नहीं है। सही कहा। इसके विपरीत ये एक बहुत ही धीमी और विचलित कर देने वाली सच्चाई है, जिसे हम डिस्टर्बिंग कह सकते हैं। नायक का विद्रोह कोई अराजकता या केओस पैदा करने के लिए नहीं है। तो फिर उसका विद्रोह किस लिए है? ये असल में सच्चाई की ओर ले जाने वाली एक बेहद दर्दनाक और थका देने वाली यात्रा है। वो समाज की उन परतों को छील रहा है जो उस पर जबरन लाद दी गई हैं। मतलब ये सफर हीरो बनने का है ही नहीं। तो ये अपने अंदर झांकने का सफर है। हाँ, ये अपने अंदर के गुस्से, अकेलेपन और अपनी सबसे गहरी कमजोरियों से रूबरू होने का सफर है। और इस सफर को जिस मंच पर रखा गया है ना, वो भी बहुत दिलचस्प है। मतलब कहानी की पृष्ठभूमि में जो गांव है, सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि वो महज एक लोकेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो अपने आप में एक जीता जागता सांस लेता हुआ किरदार है। हाँ, मैंने कुछ समीक्षाओं में पढ़ा था कि इसे भारतीय ग्राम आचार संहिता या इंडियन विलेज कोड ऑफ कंडक्ट का नाम दिया गया है। एकदम सही शब्द है ये। मतलब अब अगर आज के कॉरपोरेट या शहरी जीवन से इसकी तुलना की जाए तो वहाँ भी कुछ अलिखित नियम होते हैं ना, जैसे बॉस के सामने कैसे बैठना है, मीटिंग में कौन पहले बोलेगा। हाँ, कॉर्पोरेट के अपने नियम होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गांव की इस आचार संहिता को तोड़ने के परिणाम वो महज एक प्रमोशन खोने से कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। बहुत ज्यादा भयानक। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया के अलिखित नियम शायद सुविधा और चापलूसी पर टिके हो सकते हैं, लेकिन ये जो भारतीय ग्राम आचार संहिता है, ये सदियों के वर्चस्व, खौफ और सर्वाइवल पर टिकी है। मतलब जिंदा रहने की जद्दोजहद। बिल्कुल। ये कोड तय करता है कि कौन खटिया पर बैठेगा और कौन जमीन पर, कुएं से पानी कौन भरेगा और कोई नीची जाति का व्यक्ति ऊंची आवाज में बात कर सकता है या नहीं। ये तो बहुत ही घुटन वाला माहौल है ना? अगर कोई इस ग्राम आचार संहिता के पेंचोखम से वाकिफ है, अगर उसने भारत के गांवों की इस घुटन को करीब से महसूस किया है, तो वो इस कहानी से फेविकॉल के जोड़ की तरह जुड़ जाएगा। मतलब उसे लगेगा ही नहीं कि वो कोई किताब पढ़ रहा है। हाँ, उसे लगेगा कि उसके ही गांव के चौराहे की कहानी पन्नों पर हूबहू उतार दी गई है। और इसी आचार संहिता की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत चीज खड़ी की गई है, सामंतवाद की दीवार, द फ्यूडल वॉल। हाँ, इस किताब में इस दीवार का जो रूपक या कहें कि मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही कच्चा है, बहुत रॉ है, लेकिन साथ ही उतना ही गहरा भी है। बिल्कुल। मतलब नीलोत्पल मृणाल ने अपनी कलम को ना किसी शकलक बुमबुम वाली जादू की पेंसिल की तरह इस्तेमाल करके इस औघड़ बिरंची को गढ़ा है, जो पन्नों से निकलकर सीधे उस सामंतवादी दीवार के पास जाता है और उस पर पेशाब कर देता है। हाँ, ये दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। मतलब पहली बार सुनने में ये दृश्य शायद बहुत अजीब या असभ्य लग सकता है लोगों को, लेकिन इसके पीछे का जो प्रतीकवाद है वो बहुत कुछ कहता है। इसके पीछे ना पूरा का पूरा विज्ञान और मनोविज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, विज्ञान कैसे? देखिए, विज्ञान कहता है कि पेशाब में नमक होता है, साल्ट। जब कोई लगातार किसी ईंट या पत्थर की दीवार पर पेशाब करता है, तो वो नमक धीरे धीरे लगातार उस दीवार की नींव में रिसता रहता है। ओहो, और उसे अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। बिल्कुल। यहाँ वो नमक उस मूक विद्रोह का प्रतीक है। बिरंची कोई हथौड़ा लेकर उस दीवार को तोड़ने नहीं गया है। हाँ, वो बस परवाह नहीं कर रहा है। वही तो, वो बस व्यवस्था के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर रहा है। उसकी ये बेपरवाही उस नमक की तरह है जो सदियों पुरानी अजेय मानी जाने वाली सामंतवादी दीवार की नींव को गला रही है। क्या बात है। और इसका सबसे बड़ा असर शोषितों पर नहीं बल्कि शोषण करने वालों पर पड़ रहा है। हाँ, मतलब किताब का एक किरदार है फूकन सिंह। हाँ, फूकन सिंह, जो इसी सामंतवाद और सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये कितनी मजेदार और मनोवैज्ञानिक बात है ना, कि दीवार भले ही रातों रात न गिरे, लेकिन उस औघड़ के इस खामोश हमले से सत्ता इतनी खौफजदा है कि फूकन सिंह के सपनों में वो दीवार रोज 1000 बार ढहती है। मतलब सत्ताधारी की नींद उड़ी हुई है। हाँ, वो डरा हुआ है। और यही एक औघड़ की असली ताकत होती है। वो सत्ता से डरता नहीं है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा डराती है। अब अगर समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाए ना, क्योंकि ये कहानी आज से लगभग 1.5 दशक पहले की है। हाँ,
2010 के आसपास का समय। तो उस समय संसाधनों और तकनीक पर भी इसी तरह की दीवारें खड़ी थीं। ये वो दौर था जब मोबाइल फोन आम आदमी की पहुंच से बाहर था। बिल्कुल, बहुत महंगा होता था। अगर हम गौर करें तो उस समय जो काम बिरंची एक इंसान के तौर पर कर रहा था, वही काम एक नई तकनीक ने भी किया था, रिम के मोबाइल फोन ने। रिलायंस इंडिया मोबाइल। हाँ। रिम ने उस समय एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाया। उसने उस दीवार को तोड़ दिया जिस पर लिखा था कि फोन जैसी विलासिता सिर्फ गांव के रईसों या सामंतों के हाथों की शोभा है। ये एक बहुत ही शानदार पैरेलल है। मतलब तकनीक ने भी उसी तरह से उस आचार संहिता को तोड़ा। हाँ, अचानक से सब बदल गया। जब एक आम मजदूर या नीची जाति के व्यक्ति के हाथ में वही बचता हुआ फोन आया जो पहले सिर्फ सामंतों के पास होता था ना, तो वर्चस्व का वो भ्रम अचानक से टूट गया। तकनीक और वो औघड़ इंसान दोनों मिलकर उस स्थापित व्यवस्था के खोखलेपन को सामने ला रहे थे। लेकिन एक मिनट, जब हम व्यवस्था के इस खोखलेपन और गांव की बात करते हैं तो सबसे पहले जाति व्यवस्था का जिक्र आता है। आपने कहा कि किताब में जाति व्यवस्था को बहुत लचीला या कहें फ्लेक्सिबल दिखाया गया है। हाँ, बहुत फ्लेक्सिबल है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है मुझे। मतलब जाति व्यवस्था और लचीली, ये तो भारतीय समाज की सबसे कठोर और अमानवीय व्यवस्था मानी जाती है ना? बिल्कुल मानी जाती है। तो अगर ये इतनी ही एडजस्टेबल है तो फिर इसका खौफ कैसे कायम रहता है? लोग इसका पालन नहीं क्यों करते हैं आखिर? देखिए, यही तो सत्ता का सबसे बड़ा पाखंड है और जिसे नीलोत्पल ने बहुत ही बारीकी से उधेड़ा है इस किताब में। नियम सिर्फ कमजोरों को डराने और उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए कठोर होते हैं। अच्छा, मतलब सुविधा के हिसाब से। बिल्कुल। जब बात सत्ताधारी की अपनी जरूरत की आती है ना, तो वही नियम मोम की तरह पिघल जाते हैं। किताब में एक बहुत ही सटीक दृश्य है। कौन सा दृश्य? गांव के यादव जी का, जो पूरे समय इस बात का दिखावा करते हैं कि वे नीची जाति के लोगों से छुआछूत मानते हैं और उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। हाँ, जो अक्सर देखा जाता है गांव में। लेकिन जब उनका अपना कोई काम अटकता है, जब उन्हें किसी मदद की सख्त जरूरत होती है, तो वही यादव जी, पवित्र दास, जो कि नीची जाति से हैं, उनके घर में आराम से बैठकर चाय सुड़कते हुए पाए जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो गजब का दोहरापन है। यही सुविधाजनक जातिवाद है। नियम तब तक ही हैं जब तक वे शक्तिशाली के आड़े ना आए। ये सच में समाज के दोगलेपन पर एक बहुत करारा तमाचा है। और शायद यही वजह है कि इस किताब के किरदार किसी आदर्शवादी कहानी के पुतले नहीं लगते। हाँ, वे एकदम असली लगते हैं। वे हाड़ मांस के, पसीने और धूल से सने हुए इंसान लगते हैं। अगर हम बाकी किरदारों की बात करें ना, तो पुरुषोत्तम सिंह का किरदार ऐसा है जिसे पढ़कर किसी को भी वो गैंग्स ऑफ फासेपुर वाले रमाधीर सिंह की याद आ जाएगी। ऑफ होता है वही। और दूसरी तरफ फूकन सिंह हैं, जो गुलाल फिल्म के जेपी सिंह की तरह अपने बाप दादा की उस चरमराती हुई विरासत को, उस ढहती हुई सामंतवादी दीवार को बचाने के लिए छटपटा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और सत्ताधारियों के अलावा ना, गांव की एक और बहुत बड़ी सच्चाई पलायन और बेबसी में छिपी है, जो पंडित जी के किरदार में बहुत गहराई से दिखाई गई है। हाँ, पंडित जी का किरदार काफी दुखद है। उनका छोटा लड़का अब उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका है। उनका अपना घर और उनकी जो दुनिया है वो टूट रही है। तो वो इस सच्चाई का सामना कैसे करते हैं? वो सामना करते ही नहीं है। वे सुबह सुबह उठते हैं, जय भोलेनाथ का नारा लगाते हैं और 2 भांग की गोलियां निगल लेते हैं। बस दुनिया से कट गए। हाँ, उसके बाद दिन भर महावीर जी के चबूतरे को अपनी जागीर समझकर वहीं अचेत पड़े रहते हैं। ये सिर्फ एक शराबी या नशेड़ी की कहानी नहीं है। ये बेबसी है। बिल्कुल, ये उस बेबसी का चित्रण है जहां एक इंसान हकीकत के तीखेपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और नशे के आवरण में छिपकर अपनी बची खुची इज्जत और अस्तित्व को बचाने का एक झूठा नाटक करता है। हकीकत से इस पलायन के बीच एक और किरदार की एंट्री होती है, जो मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी का सबसे तीखा व्यंग है। आप उस कॉमरेड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, द कॉमरेड बॉय। दिल्ली के किसी बड़े नामी कॉलेज में पढ़ने वाला ये लड़का, जिसे किताब में बहुत ही मजेदार तरीके से गांजा फूकवा कॉमरेड फेमिनिस्ट का तगड़ा तमगा दिया गया है। हाँ, ये नाम ही अपने आप में पूरा एक नजरिया बता देता है। बिल्कुल। ये लड़का शहर से गांव आता है और गांव की उन औरतों को जो चिलचिलाती धूप में अपनी दिन प्रतिदिन के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें अंचरा के नुकसान यानी दुपट्टे के गिरने और पितृसत्तात्मक संरचनाओं पर लंबे चौड़े किताबी भाषण पिलाने लगता है। वो ज्ञान बांटने लगता है वहाँ। और यहाँ ये देखकर बहुत अचरज होता है कि विदेशी सिद्धांतों पर आधारित ये जो इम्पोर्टेड किताबी ज्ञान है, ये गांव की उस कच्ची जमीन पर कितनी बुरी तरह से औंधे मुंह गिरता है। गिरना ही था, क्योंकि दोनों की दुनिया एकदम अलग है।
वो कॉमरेड लड़का लग्जरी ऑफ थॉट यानी विचारों की विलासिता से आ रहा है। हाँ, जहां वातानुकूलित कमरों में बैठकर इज्म और सिद्धांतों पर बहस होती हैं, फेमिनिज्म, कम्युनिज्म वगैरह। बिल्कुल, लेकिन गांव की वो औरतें तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं ना। उनके लिए दुपट्टे का गिरना कोई नारीवादी क्रांति का हिस्सा नहीं है। तो वो क्या है? वो बस खेत में काम करते हुए पसीना पोंछने की एक व्यवहारिक जरूरत हो सकती है। नीलोत्पल ने यहाँ बहुत स्पष्ट किया है कि भारत के गांवों की समस्याओं को पश्चिमी चश्मे या किताबी सिद्धांतों से नहीं सुलझाया जा सकता। हाँ, उन्हें समझने के लिए उस मिट्टी में उतरना ही पड़ता है। और शायद उसी मिट्टी से जुड़ने के कारण इस किताब की भाषा इतनी प्रभावशाली बन पड़ी है, जिसे आज के साहित्यिक विमर्श में नई वाली हिंदी कहा जाता है। हाँ, ये नई वाली हिंदी का ट्रेंड काफी चल पड़ा है। लेकिन ये नई वाली हिंदी आखिर पाठकों को इतना क्यों खींच रही है? मतलब ऐसा क्या है इस भाषा में जो क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ हिंदी में नहीं मिलता? क्योंकि देखिए, इस भाषा में कच्ची जमीन की गंध है। अच्छा। इसमें वो लोक भाषा की सहजता है जो आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलता है। इसे समझने के लिए किसी को डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीधे दिल पर असर करती है। मतलब ये बहुत ही नेचुरल फ्लो में चलती है। बिल्कुल, ये केवल एक सपाट कहानी नहीं कहती। इस नई वाली हिंदी के माध्यम से लेखक ने साहित्य के पूरे 16 श्रृंगार को पन्नों पर उतार दिया है। क्या बात है, 16 श्रृंगार। हाँ, इसमें दोस्तों के बीच की वो बेबाक हंसी है, सत्ता की क्रूर गद्दारी है, रिश्तों की गर्माहट है और एक बहुत ही गहरा दर्द भी है। पाठक इस भाषा को सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो इसे सुनता है, महसूस करता है। और इसी महसूस करने की प्रक्रिया में ना, जब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। हाँ, कहानी का जो लहजा है वो एकदम बदल जाता है। मतलब कहानी की शुरुआत अगर याद करें तो वो गांव के बाहर बस स्टैंड की एक चाय की दुकान से होती है। हाँ। वहाँ दुनिया भर का शोर है, राजनीतिक पंचायतें चल रही हैं, लोगों की भीड़ है। एक टिपिकल गांव का चौराहा। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं ना, वो सारा बाहरी शोर धीरे धीरे एक बहुत ही गहरे सन्नाटे में तब्दील हो जाता है। एक अजीब सा वैराग्य, एक डिटैचमेंट कहानी को घेर लेता है। और वो जो अंत है ना, वो किसी भी पत्थर दिल इंसान को भावुक कर सकता है। उस सन्नाटे को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम खुद उस गांव के किसी किनारे पे खड़े हैं। दृश्य बन जाता है। कहानी का दृश्य कुछ ऐसा बनता है कि नदी का किनारा है और वहां एक चिता जल रही है, और कोई भी इंसान जो उस आखिरी पन्ने को पढ़ रहा है ना, वो खुद को नम आंखों से उस जलती हुई चिता को देखते हुए पाता है। और उस शमशान के सन्नाटे को जो एक चीज चीरती है, वो है पीछे से बजती हुई सारंगी की एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी धुन। और उस धुन पे गूंजता हुआ एक साधु का निर्गुण गीत। हाँ, यही नदी के तीर रे साधो, यही नदी के तीर, हमने देखा बहता नीर, भरा कटोरा जगत का त्यागा, चल गया मस्त फकीर, रे साधो चल गया मस्त फकीर। ये पंक्तियां तो सीधे रूह में उतर जाती हैं। बिल्कुल, भरा कटोरा जगत का त्यागा। ये जो मस्त फकीर है ना, आखिरकार यही तो वो सच्चा औघड़ है जिसने जगत का भरा हुआ कटोरा, मतलब समाज द्वारा दी गई झूठी इज्जत, सफलता की रटी रटाई परिभाषाएं और लोगों की अपेक्षाओं का बोझ, सब कुछ त्याग दिया है। एकदम सही। ये गीत इस पूरी किताब, इस पूरी यात्रा के सार को महज 2 पंक्तियों में समेट लेता है। पेंची नाम के किसी एक आदमी की कहानी नहीं है। तो ये किसकी कहानी है? ये हर उस इंसान की दास्तान है जो समाज के बनाए गए उन कठोर और घुटन भरे सांचों में फिट होने से इनकार कर देता है। ये आज़ादी की कहानी है। हाँ। ये उस डर से आज़ादी है जो व्यवस्था हमारे अंदर बिठाती है। ये समाज द्वारा माथे पर लगाए गए ठप्पो यानी लेबल से आज़ादी है। और सबसे बढ़कर ये खुद अपनी ही बनाई हुई उम्मीदों के बोझ से मिलने वाली आज़ादी है। तो अब इस किताब के विस्तृत विश्लेषण के बाद सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ने का वक्त आ गया है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी कहानी और सामंतवादी दीवार के उस रूपक को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल सामने आता है। हम सभी किसी न किसी व्यवस्था से, किसी न किसी दीवार से आज़ादी चाहते हैं। हर कोई आज़ाद होना चाहता है। लेकिन जब सच में हमारे अंदर और बाहर की सामाजिक शर्तें, वो सदियों पुराने थोपे गए नियम और वो जानी पहचानी दीवारें टूटने लगती हैं ना, तो क्या इंसान सच में उस बेपनाह आज़ादी को, उस ओघड़पन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर आज़ादी के उस अनंत
और डरावने सन्नाटे से घबराकर इंसान वापस उसी पुरानी जानी पहचानी दीवार के साए में छिपने के लिए भाग खड़ा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किताब बंद होने के बाद भी ना एक गूंज की तरह बहुत देर तक जहन में दस्तक देता रहता है। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag #PushingIndianAuthors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. तो सुनने वालों से ये निवेदन है कि अगर आज की ये विस्तृत चर्चा आपको विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। बिल्कुल। इस किताब की असली गहराई और उस औघड़पन को खुद महसूस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस किताब को खरीदें और ज़रूर पढ़ें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई सबसे पसंदीदा किताब फेवरेट बुक बाय इंडियन ऑथर्स कौन सी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई किताब और एक नए नज़रिए के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने आसपास की दीवारों पर सवाल उठाते रहिए।